तो अगर आप अपने आप को स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या प्रिपेयर कर चुके हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, लास्ट 1-2 ईयर्स में हायरिंग पे थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है या हायरिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें थोड़े चेंजेस हुए हैं। वो चेंजेस आपको पता होने चाहिए। तो जो सबसे पहला चेंजेस है गाइस, पहले स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल पे आप सभी को पता है सिर्फ SAS का नॉलेज और क्लिनिकल का नॉलेज, बट अब तो ये चीज़ें कंपलसरी हो ही गई हैं कि SAS का नॉलेज होना चाहिए, क्लिनिकल भी आना चाहिए, बट उसके साथ एडिशनल सॉफ्टवेयर जो हमने डिस्कस किए थे पिछली वीडियोस में, R भी आना चाहिए आपको, पाइथन भी आना चाहिए। लेकिन उसके अलावा क्या चेंजेस हुए हैं, मैंने देखा कि अब जो कैंडिडेट अपने आप को स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल के लिए तैयार कर रहे थे ना, वो थोड़ा सा अब डाइवर्स वे में तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि पहले रोल लिमिटेड था एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पे, SAS, राइट, एक स्पेसिफिक डोमेन पे, क्लिनिकल, राइट। बट अब क्लिनिकल में ही मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई हैं या क्रिएट हुई हैं। किस पार्ट में? AI और डेटा साइंस वाले पार्ट में या डेटा इंजीनियरिंग वाले पार्ट में। तो जैसे हर कंपनी में डेटा इंजीनियरिंग वाले रोल्स होते थे, डिपार्टमेंट होते थे, डेटा एनालिस्ट होते थे, डेटा साइंटिस्ट होते थे, फिर AI ML इंजीनियर होते थे, वैसे ही अब क्लिनिकल में भी हो गया। क्योंकि पहले सिर्फ SAS को लेके क्या होता था कि चीज़ें लिमिट होती थी, एक ही टूल है और एक ही फ्लो में चीज़ें चल रही हैं। लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स में जैसे कंपनीज ने अडेप्ट किया है R और पाइथन को, तो वो धीरे धीरे उसके थ्रू AI ML पे या डेटा इंजीनियरिंग पे या ऑटोमेशन पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जैसे ही अदर टूल्स को ट्राई किया, तो जैसे ग्लोबल मार्केट चल रहा था या जैसे इन जनरल डेटा का एनालिसिस होता था या डेटा पे इंजीनियरिंग होती थी, वही चीज़ अब धीरे धीरे क्लिनिकल में भी आ गई। तो जैसे आपको दूसरे इंडस्ट्री में रोल देखने मिलते हैं, डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, अब आपको क्लिनिकल जो CROs हैं या फार्मास्यूटिकल है, वहाँ पे भी वो रोल देखने मिलेंगे। तो अगर आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में या एक CRO कंपनी में जॉब करना चाहते हो और आप चाहते हो कि सॉफ्टवेयर वाले रोल पे जॉब किया जाए, तो ये रोल सही रहेंगे आपके लिए। उसमें से एक मेजर रोल जो आप सभी को पता है वो है स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। बट अब वहीं से चीज़ें इवॉल्व होके आई हैं, डेटा इंजीनियरिंग और उसके बाद डेटा साइंटिस्ट, उसके बाद AI ML इंजीनियर भी। जो बाकी रोल्स हैं उनकी इतनी ज़्यादा अभी हायरिंग नहीं है। अगर आप अपने आप को स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अलॉन्ग विद दैट जैसे आप SAS सीख रहे हो, क्लिनिकल सीख रहे हो, पूरा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, R भी अच्छे से सीख लो, पाइथन भी अच्छे से सीख लो और देखो अपने लेवल पे कि जो चीज़ मैं SAS पे कर रहा था, मैक्रो यूज़ करके थोड़ा बहुत ऑटोमेट कर रहा था, मैं R पे क्या कर सकता हूँ, कौन से पैकेजेस यूज़ कर सकता हूँ या पाइथन पे क्या कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आप सिर्फ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल के लिए ही एलिजिबल नहीं होगे, मतलब बाकी जो रोल्स है, डेटा इंजीनियरिंग या डेटा साइंस वाला जो डिवीजन है या AI ML वाला डिवीजन है, अगर उनको लगा कि ये कैंडिडेट में ये लॉजिक बहुत सही है या ये लेवल पे इसका क्रिटिकल थिंकिंग बहुत सही है, ऑटोमेशन लेवल पे ये सोच पा रहा है, तो आप क्या हो जाओगे, बाय डिफ़ॉल्ट आप उनके लिए एक मल्टीपल ऑप्शन वाली चीज़ बन जाओगे कि अब आप आए तो थे स्टैटिस्टिकल के लिए, बट क्योंकि वो एक MNC है, उनके पास मल्टीपल रोल है, तो वो आपको किसी भी रोल के लिए हायर कर सकती है इफ़ यू शो दैट मच नॉलेज इनसाइड यू। तो ये थोड़ा सा डाइवर्स चेंज आया है, तो इसका बेनिफिट लो, घबराओ नहीं कि ये चीज़ आ गई है या ये उसको रिप्लेस करेगा, ऐसा नहीं सोचो। थोड़ा सा नॉलेज और लेना पड़ेगा, हायरिंग की पॉसिबिलिटीज वो बढ़ जाएंगी क्योंकि रोल ही बढ़ गए ना। तैयारी तो एक पॉसिबल रोल की कर रहे थे, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। जैसे देखो आप स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल की तैयारी करते हो तो आप CDM के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन अब डेटा इंजीनियरिंग के लिए भी, डेटा साइंस और AI ML के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हो। अब इन चीज़ों का हायरिंग पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि अब कंपनीज ऐसे रोल्स के लिए भी देख रही हैं अलॉन्ग विद स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। और जहाँ तक बात रहेगी हायरिंग पैटर्न, हायरिंग कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, अभी आई थिंक 3-4 दिन पहले ही मेरे एक स्टूडेंट ने न्यूज़ दी कि उनका इंटरव्यू हुआ था और रिसेंटली अभी उनका सिलेक्शन हो गया। अभी उनका कुछ दिनों में ज्वाइनिंग है, तो ज्वाइनिंग के बाद मैं अपडेट करूंगा। और वो अकेली ऐसी कंपनी नहीं है, काफ़ी कंपनीज ने इंटरव्यू कंडक्ट किए रिसेंट डेज में। कुछ आपको इंटरनेट के थ्रू पता है, बट ये एक साइकिल होता है, एक साइक्लिक मैनर होता है हायरिंग का। तो कभी कभार क्या होता है, ईयरली बेसिस पे बहुत ज़्यादा हायरिंग होती है, फिर हायरिंग ईयरली बेसिस पे कम होती है, ऐसी मंथली बेसिस पे होती है, 4-6 महीने पे ऐसे हायरिंग होते रहते हैं। मेरा ऐसा मानना है गाइस कि बीइंग अ स्टूडेंट हायरिंग अपने कंट्रोल में नहीं होती। कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कौन सी कंपनी में होगा, वो अपने कंट्रोल में नहीं होता। बट इसके लिए भी मैंने एक पैटर्न बताया कि लास्ट 3-4 ईयर्स में कौन से मंथ्स में मोस्टली हायरिंग हुई है और कौन सी कंपनी कौन से मंथ में हायरिंग कर रही थी। तो उसका मैंने क्या किया था कि मैंने डेटा लिंक्डइन से कलेक्ट किया था कि कौन से जो रिसेंट डेज में हायरिंग हुई वो कौन से कंपनी में कौन से मंथ्स में हुए, और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी क्रिएट की है। तो उस वीडियो को देख के आप ये पैटर्न रिकग्नाइज कर सकते हो कि मोस्टली कंपनीज कौन से मंथ्स में हायरिंग कर रही थी। क्योंकि मैंने क्या किया था, रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी थी। एक सिंपल सा भी बताता हूँ, कभी भी आपको जानना हो ना कि कंपनीज कौन से मंथ्स में हायर कर रही हैं,
तो जाओ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर या ट्रेनी स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर लिखो और लिंक्डइन पे जाके देखो कि रीसेंट डेज़ में जो फ्रेशर जो हायर हुए थे कंपनी में, जिन्होंने ज्वाइन किया, उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग देख लो। मतलब वहाँ पे होगा ना, राइट, कि कब उन्होंने वो कंपनी ज्वाइन की। तो ऐसे आप 15-20 कंपनी को देखोगे तो आपको कलेक्टिवली एक आइडिया आ जाएगा कि जो हायरिंग हो रही है वो कौन से मंथ्स में हो रही है। आप जाओ कोई भी कैंडिडेट जो फ्रेशर ज्वाइन कर रहा है, देखो उसकी कौन से मंथ्स में हायरिंग हुई है। तो जिस मंथ में उसने लिंक्डइन पर डाला ना, उसके 1-2 महीने पहले हायरिंग हुई होगी। क्योंकि क्या होता है कि जो हायरिंग होती है तो कैंडिडेट तभी नहीं डालता जिस दिन इंटरव्यू होता है। कैंडिडेट जब कंपनी में काम करने लगता है तब डालता है। तो हायरिंग 1 महीने पहले होती है और ज्वाइनिंग वो 1 महीने बाद करता है मोस्ट प्रॉब्ली। कमिंग टू सैलरी और ग्रोथ की बात करें तो सैलरी तो बढ़ी है, क्योंकि जैसे ही ये इवॉल्व हो गया डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस में, ओपन हो गया इन चीज़ों को लेके, तो सैलरीज पे तो मतलब स्केल अच्छा है, ग्रोथ पे तो स्केल अच्छा है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये रोल एक ग्लोबल रोल है। मतलब ये लिमिटेड नहीं है कि आप इंडिया में काम कर रहे हो, आप जो रूल फॉलो कर रहे हो तो यहाँ अलग है, यूएस में अलग है। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। तो हर कंट्री में जाओगे सेम ही तरीका, जिस वे में आप सैस, आर और पाइथन या जो भी टूल पे काम करोगे सैस या आर पे, उसी वे में यूएस में जाओगे तो वहाँ पे भी सेम काम उसी वे में हो रहा होगा। यूरोप में जाओगे तो भी वहाँ पे, और बाकी जगह भी। शायद कुछ जो कंपनी टू कंपनी कुछ फ्लो होता है, कुछ चीज़ें होती हैं वो चेंजेस होती हैं, या वो कुछ एक्सटर्नल टूल यूज़ कर रहे होंगे तो वो चेंजेस होता है। बाकी मोस्टली चीज़ें सेम होती हैं। तो सैलरी अच्छी है, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि सैलरी कम हुई है ओवर द ईयर या आगे जाके ग्रोथ कम हो रही है, ऐसा नहीं हुआ है। ग्रोथ में भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। हाँ, ये डाइवर्स हुआ है रोल थोड़ा सा। अब आपको डाइवर्स वे में नॉलेज लेनी पड़ती थी। पहले बस एक सॉफ्टवेयर सीखा, थोड़ा सा नॉलेज दिया, हो जाता था। अभी थोड़ा सा वो डाइवर्स हो गया है कि जो अच्छे से सीख के जाएगा, जो मल्टीपल टूल्स को करके जाएगा, सैस, आर या पाइथन, तो उसके पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगे। और बेस सेस सर्टिफिकेशन वो अगेन एक अच्छा स्टैंड रखता है। अगर आपके पास बेस सेस सर्टिफिकेशन है तो आपकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी हाई हो जाती है इंटरव्यू मिलने की। अगेन उससे सिलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। बेस सेस सर्टिफिकेशन है तो कंपनी आपको सेलेक्ट कर लेगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। उसके होने से आपके इंटरव्यू मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं या कंपनी को ऐसा होता है कि हाँ हमें सर्टिफाइड कैंडिडेट चाहिए, तो उस केस में वो करते हैं। रही बात दूसरी चीज़ ट्रेनिंग, तो मार्केट आप सभी को पता है कि 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में आपको बेस्ट टू बेस्ट इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे। डिपेंड अपॉन आप उसमें कितने टूल, क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हो। और उसमें भी अलग अलग लेवल्स होते हैं कि जैसे आपको कोई सैस पढ़ा रहा है तो एकदम बेसिक लेवल का पढ़ा रहा है, मिड लेवल का पढ़ा रहा है, या पूरा कंप्लीट लेवल का पढ़ा रहा है, तो उस हिसाब से भी वेरी करती है। बट व्हाट आई हैव सीन इन जनरल, एंड हम भी एक इंस्टीट्यूट है, राउंड फिगर 50K के आसपास या उसके बिलो आपको अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है अगर आप कोई नए व्यक्ति हो, एवरीथिंग कैन बी कवर्ड इन अ रेंज ऑफ अराउंड 50K आई फील। SAR और क्लिनिकल प्रोजेक्ट, ये सारी की सारी चीज़ें। एंड गाइज एक और चीज़, हम December 1 से एक नई बैच स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो November 25 के आसपास हम रजिस्ट्रेशन उसका क्लोज कर देंगे। रजिस्ट्रेशन चालू हो चुकी है और दिसंबर बिगनिंग में वो बैच स्टार्ट होगी। तो उसके रिलेटेड अगर आप हमें कम्युनिकेट करना चाहो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा 1-to-1 काउंसलिंग का, या डायरेक्टली हमारे नंबर पर भी कॉल कर सकते हो, दैट इज़ 8733986003। और ये नंबर आपको इस चैनल के होम पेज में भी जाओगे तो मिल जाएगा। एंड दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू एवरीवन।